रशिया से ऑयल खरीदा तो 100% टैरिफ। अमेरिकन सेनेट ने इस बिल को पास तो कर दिया है। अब इसका असर इंडिया के एक्सपोर्ट्स और दुनिया के ऑयल मार्केट्स पर क्या हो सकता है? क्या पेट्रोल और डीजल के दामों में दोबारा से आग लगने वाली है? दूसरी तरफ एलएनटी ने सीधा चैलेंज कर दिया है चाइना को और मिशन है उनकी रेयर अर्थ मिनरल्स पर डोमिनेंस तोड़ने का। बट क्या ऐसा हो पाएगा? फाइनली एप्पल पे अक्टूबर में इंडिया में एंट्री ले रहा है, बट विदाउट अ वेरी क्रूशियल फीचर। क्या है वो मिसिंग फीचर और एप्पल उस पर कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है? इंडिया $3.92 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बावजूद ग्लोबल रैंकिंग में 6th पोजीशन पर स्लिप हो गया है और ये बात खुद सरकार ने कंफर्म कर दी है। इसकी पूरी डिटेल्स दूंगी ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन में। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम ऐसी स्टोरीज का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करती हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस रेलेवेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में लिंडसे और ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 बिल को यूएस सेनेट ने 86-11 वोट से पास किया है। समझते हैं ये क्या है। सो इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव उन देशों पर लगाम लगाना है जो कि रशिया से हेविली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को खरीद रहे हैं। बिल के अंदर यूएस प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो रशियन एनर्जी के टॉप 5 परचेजर्स जैसे कि चाइना, इंडिया, अजरबैजान, हंगरी एंड स्लोवाकिया से आने वाले गुड्स पर 100% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। इसके अलावा ये बिल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनके शैडो टैंकर फ्लीट और ईरान के एनर्जी सेक्टर पर भी सैंक्शंस को 2031 तक एक्सटेंड करता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये बिल अपने ओरिजिनल वर्जन से काफी डाइल्यूट हो चुका है। पहले प्रपोजल में रशियन एनर्जी खरीदने वाले वर्चुअली सभी कंट्रीज पर 500% टैरिफ की बात थी। अब इस प्रपोजल में फोकस रशियन क्रूड और नेचुरल गैस के टॉप 5 बायर्स पर है, जहां पर टैरिफ 100% तक जा सकता है। अब बिल 31 अगस्त को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने जाएगा, लेकिन वहां भी इसकी जर्नी सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाली है। बट इस बिल से इंडिया के लिए एक्चुअल रिस्क क्या है? इंडिया चाइना के बाद रशियन क्रूड का सेकंड लार्जेस्ट बायर है। रीसेंट केपलर डेटा के अकॉर्डिंग जून में इंडिया ने रशिया से एवरेज 2.6 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड इंपोर्ट किया, जो इंडिया के टोटल क्रूड इंपोर्ट्स का मोर देन हाफ था। जुलाई के फर्स्ट हाफ में भी इंपोर्ट्स अराउंड 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे रहे। ऐसे में टेक्निकली इस बिल में प्रपोज्ड इंडियन एक्सपोर्ट्स पे 100% टैरिफ का इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। बट इस बिल को आप ध्यान से देखिए तो ये पता चलता है कि इसमें यूएस प्रेसिडेंट को काफी सारी वाइड रेंजिंग वेवर पावर्स भी दी गई हैं, जिसका मतलब है कि इन टैरिफ्स में एग्जेम्पशंस और नेगोशिएशंस के लिए काफी रूम रखा गया है। इसीलिए एनालिस्ट्स का मानना है कि इस लेजिस्लेशन को एक्चुअली ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि आउटराइट टैरिफ्स लगाने के लिए। और इंडिया के केस में ये स्पेस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशियन क्रूड अब इंडियन ऑयल सप्लाई चेन का एक मेजर पार्ट बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डिसरप्शन के बाद जब ट्रेडिशनल वेस्ट एशियन सप्लायर से ऑयल फ्लोज शार्पली कम हुए थे, तब रशियन क्रूड इंडिया के लिए रिप्लेसमेंट सप्लाई का इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया। अब ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के लिए भी काफी ज्यादा क्रूशियल हो गया है। इंडिया चाहे तो थियोरेटिकली सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस और वेनेजुएला जैसे सप्लायर से ऑयल सोर्सिंग को बढ़ा सकता है, लेकिन अगर एक साथ 2 मिलियन बैरल्स पर डे से ज्यादा सप्लाई रिप्लेस होती है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट टाइट हो सकता है। और ऑलरेडी टाइट ऑयल मार्केट में पॉलिसी मेकर्स के लिए यह भी एक कंसर्न होगा कि ऐसा कोई स्टेप ना लिया जाए जिससे कि ग्लोबल क्रूड सप्लाई और प्राइसेस पर जबरदस्ती का प्रेशर पड़े। अभी के लिए यह बिल सिर्फ सेनेट में पास हुआ है, यह भी याद रखना चाहिए। हाउस में अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, प्रेसिडेंशियल डिसीजंस, एग्जेम्पशंस और पॉसिबल नेगोशिएशंस, ये सब कुछ अभी बाकी है। इसीलिए 100% यूएस टैरिफ अभी रियलिटी नहीं बना है और एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग इमीडिएट डिसरप्शन लिमिटेड हो सकता है। बट अगर पॉलिसी इवेंचुअली अग्रेसिव फॉर्म में इंप्लीमेंट होती है तो इंपैक्ट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहने वाला, ग्लोबल क्रूड सप्लाई और प्राइसेस भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो बताइए, क्या इंडिया को अमेरिका के इस 100% टैरिफ थ्रेट को सीरियसली लेना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? दूसरी स्टोरी में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलएनटी गवर्नमेंट की 7,280 करोड़ रुपीस की रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग की इंसेंटिव पॉलिसी में पार्टिसिपेट करने के लिए बिड प्रिपेयर कर रहा है।
रेयर अर्थ मैग्नेट्स ईवीज, विंड टर्बाइन्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स और डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल आउटपुट का 90% हिस्सा अभी भी चाइना के हाथों में है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट देश में ही रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक 7 ईयर प्रोग्राम को अप्रूव किया, जिसमें 6,450 करोड़ रुपीस सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स और 750 करोड़ रुपीस कैपिटल सब्सिडीज का प्रोविजन है। इसका टारगेट है इंडिया में 6,000 मेट्रिक टन्स पर ईयर की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्रिएट करना और अराउंड 5 कंपनीज को सपोर्ट करना, जिसके लिए गवर्नमेंट को ऑलरेडी 15 बिड्स आ भी चुकी हैं। एलएनटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यह अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजिकली और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एलएनटी ऑलरेडी आपको पता है नेक्स्ट जनरेशन ईवी ट्रैक्शन मोटर्स को लोकली डेवलप करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने इजराइल बेस्ड ईवीआर मोटर्स के साथ पार्टनरशिप भी की है और इसका फर्स्ट कमर्शियल ऑर्डर आ भी चुका है। एलएनटी की सब्सिडरी ईपीएस मोबिलिटी को एक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर से 5 लाख ईवी ट्रैक्शन मोटर्स सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, जो कि 3 साल में डिलीवर किया जाना है। ऐसे में कंपनी एक ऐसी सप्लाई चेन को बिल्ड करने की कोशिश कर रही है जहां पर रेयर अर्थ मैग्नेट जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट से लेकर फाइनल ट्रैक्शन मोटर तक इंडिया में ही सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप की जा सके। लेकिन ये एलएनटी के ट्रेडिशनल बिजनेस से काफी डिफरेंट होगा। एलएनटी हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्शन, हैवी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जैसे बिजनेसेस के लिए जाना जाता है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स में एंट्री उसके पोर्टफोलियो को हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ डाइवर्सिफाई कर सकती है, बट इस बिजनेस में एक मेजर चैलेंज भी है और वो चैलेंज है टेक्नोलॉजी। रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाना सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें हाई प्रिसिशन और स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। इसीलिए एलएनटी को एक सूटेबल टेक्नोलॉजी पार्टनर सिक्योर करना भी इंपॉर्टेंट होगा। ब्रॉडर लेवल पे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि गवर्नमेंट के 15 बिडर्स में से कौन एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड कर पाता है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स कितनी इफेक्टिव होती हैं और इंडिया अपना 6,000 टन एनुअल प्रोडक्शन टारगेट कितनी एफिशिएंटली अचीव करता है। क्या आपको लगता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में इंडिया चाइना की डोमिनेंस को एक्चुअली में तोड़ पाएगा? मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताइए। आते हैं तीसरी स्टोरी पर। एप्पल पे फाइनली इंडिया में आ रहा है, लेकिन यूपीआई के बिना, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रिपोर्टेडली एप्पल पे का इनिशियल वर्जन वीजा और मास्टरकार्ड के टोकनाइज्ड क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को सपोर्ट करेगा। मतलब आईफोन और एप्पल वॉच यूजर्स एनएफसी इनेबल्ड पेमेंट टर्मिनल्स पर डिवाइस टैप करके पेमेंट कर सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट करते हैं। इसके लिए एप्पल ने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के साथ कार्ड्स को एप्पल पे से लिंक करने को लेकर डिस्कशंस आगे बढ़ा दिए हैं, लेकिन यूपीआई इंटीग्रेशन अभी भी पेंडिंग है और यही एप्पल के इंडिया लॉन्च की सबसे क्रूशियल स्टोरी है। ग्लोबली एप्पल पे एक एस्टैब्लिश्ड पेमेंट सिस्टम है, लेकिन इंडिया में पेमेंट्स का इकोसिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहां डिजिटल पेमेंट्स का सेंटर यूपीआई है। एप्पल पिछले कुछ महीनों से इंडियन बैंक्स और पेमेंट नेटवर्क्स के साथ डिस्कशंस कर रहा है। तब एक्सपेक्टेशन ये थी कि एप्पल पे यूपीआई और कार्ड पेमेंट्स दोनों को सपोर्ट करेगा, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि एप्पल फेज्ड अप्रोच ले सकता है, पहले कार्ड पेमेंट्स और फिर यूपीआई। इनिशियल फेज में यूपीआई ना लाने का एक मेजर रीजन है ऑथेंटिकेशन। एप्पल पे में पेमेंट ऑथराइज करने के लिए फेस आईडी या टच आईडी यूज होती है, लेकिन यूपीआई का एग्जिस्टिंग ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क इंडिया के बैंकिंग और आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्लोजली जुड़ा हुआ है। रिपोर्टेडली एप्पल ये चाहता है कि उसका डिवाइस लेवल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम पेमेंट एक्सपीरियंस का सेंट्रल पार्ट रहे, जबकि एनपीसीआई के रिक्वायरमेंट्स में यूआईडीएआई बैक्ड ऑथेंटिकेशन का रोल है। दोनों सिस्टम्स के बीच टेक्निकल डिफरेंसेस को अभी फुली रिजॉल्व नहीं किया जा सका है। एक और चैलेंज एप्पल के एनएफसी आर्किटेक्चर का भी है। आईफोन में एनएफसी फंक्शनैलिटी काफी क्लोजली एप्पल पे के साथ इंटीग्रेटेड है। मीनवाइल इंडिया का डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी पर बिल्ट है, मतलब कि डिफरेंट एप्स और पेमेंट सर्विसेज के बीच पेमेंट्स को स्मूथली वर्क करना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी के अलावा एक और बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, और वो है पैसे का। एप्पल ग्लोबली एप्पल पे ट्रांजैक्शंस पर रिपोर्टेडली अराउंड 0.15 से 0.2% चार्ज करता है। इंडिया में पेमेंट इकोनॉमिक्स कंप्लीटली डिफरेंट है। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में फीस ऑलरेडी रिलेटिवली लो है और यूपीआई ट्रांजैक्शंस फिलहाल जीरो कॉस्ट पर प्रोसेस होते हैं। तो एप्पल के लिए चैलेंज यहां पर यह है कि ग्लोबल प्राइसिंग मॉडल को इंडिया जैसे लो कॉस्ट पेमेंट्स मार्केट में कैसे फिट किया जाए। इन्हीं रीजंस की वजह से एप्पल का इनिशियल फोकस अभी के लिए सिर्फ
कार्ड बेस्ड पेमेंट्स पे हो सकता है। ओवरऑल एप्पल के लिए इंडिया एक इंटरेस्टिंग मार्केट है और इस मार्केट के लिए एप्पल अपना पेमेंट्स इकोसिस्टम कैसे और कितना कस्टमाइज करता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में एप्पल पे, जी पे, फोन पे या बाकी एस्टैब्लिश्ड यूपीआई प्लेयर्स को टक्कर दे पाएगा? मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अब आज की ट्रेंडिंग न्यूज, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी FY26 में $3.92 ट्रिलियन पहुंच गई, बट इकोनॉमी 4th से 6th लार्जेस्ट स्पॉट पर स्लिप हो गई है। इसका मेन रीजन कोई स्लो डाउन नहीं है, बल्कि रुपी का डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन है। ग्लोबल रैंकिंग्स जीडीपी को यूएस डॉलर्स में कंपेयर करती हैं, इसलिए रुपी वीक होने पर इंडिया का डॉलर डिनोमिनेटेड जीडीपी भी रिलेटिवली छोटा दिखता है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि इंडिया अभी भी मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग बना हुआ है। आईएमएफ के प्रोजेक्शंस के मुताबिक इंडिया 2027 तक यूके को ओवरटेक करके नंबर 4 पोजीशन वापस ले सकता है। अगर आप इस स्टोरी को डिटेल में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देन कमेंट कीजिए जीडीपी और मैं कवर करूंगी इसे यहां मार्केट्स टुडे पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आज की स्टोरीज पसंद आई हो तो कमेंट्स करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.